जो है किस्में हैं और वो कर्नाटका से लेके अपने राजस्थान हरियाणा सब प्रांतों में उगाई जाती हैं। ये पहले जो है हमारे भोजन में यूज़ की जाती थी। धीरे धीरे सब गेहूँ और धान के ऊपर चले गए, मक्के पे चले गए, तो इनका जो है प्रयोग थोड़ा कम हो गया। अब कोरोना के बाद ये बात साफ उभर के आई है कि हमें अगर हमारी हाउस होल्ड फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को देखना है तो सिर्फ इन 3-4 जो क्रॉप्स हैं उन्हीं पर आधारित ना रह के और वापस जो है लोकल फूड सिस्टम्स पे जाना है। तो लोकल फूड सिस्टम्स में ये आ जाते हैं और इनका प्रचलन पहले से ही रहा है। तो आज की जनरेशन को ज़्यादा इनका यूज़ नहीं हो पा रहा। देखा जाए तो जैसे बाजरा अगर है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा है, गेहूँ से भी ज़्यादा है, और फैट परसेंटेज भी ज़्यादा है, और न्यूट्रिएंट में भी आयरन और जिंक में वो सक्षम है। तो शारीरिक पौष्टिक आहार के लिए इनका एक बड़ा महत्व है और उस महत्व को उभार के लाने के लिए जो भारत का योगदान रहा है, भारत की पहल रही है कि एक मिलेट ईयर मनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। जैसे अगर आपको याद हो तो पहले एक बार ईयर ऑफ किनोवा हुआ था। तो किनोवा सारे विश्व में लोग कहने लगे क्या चीज़ है, इसको खाना चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए। उसका प्रोडक्शन होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। अब इसकी जैसे बाजरा के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, इसके बिस्किट्स बन रहे हैं, इसका यहाँ पे आपने NDRI में तो लस्सी बन रही है, लस्सी भी बन रही है। तो और इनके क्या जो पौष्टिक तत्व हैं उसके बारे में जानकारी लोगों के पास पहुँच रही है। तो ये अगर होगा तो एक तो यह है कि आप डिपेंड नहीं करोगे सिर्फ गेहूँ और धान के ऊपर ही अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, अपनी फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई करोगे। और यंग जनरेशन को ये बहुत आवश्यक है समझाने के लिए। और बाकी हम तो खाते आए थे बचपन से, तो हमको हमें पता है उसकी इम्पोर्टेंस का, पर यूज़ में कम हो रहा है। तो एक तो यूज़ बढ़ेगा, इसके कितने और डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, इससे दुनिया को पता चलेगा, तो शायद इसके लिए जो है निर्यात का भी जो स्कोप बढ़ेगा। तो इसके लिए ये बनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है। और इसका हमें भारत जैसे ने दलहन है, दालें हैं, हम ही सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो इसी तरह से ये भी कोर्स सीरियल्स भी हम ही सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं, हम ही खाते हैं। दलहन की स्थिति तो अब ठीक काफ़ी हो गई है। पहले तो हम थोड़ा सा इंपोर्ट 4-5 मिलियन टन करने लग गए थे पिछले 3-4 साल पहले, पर अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसके तहत दलहन के ऊपर जोर दिया गया है और नई तकनीकियों को और खेती को और सक्षम करने के लिए जो जोर दिया है उसके तहत 3 से 4 मिलियन टन जो है हम लोकली और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पाए हैं। तो उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम मतलब ऑलमोस्ट ये कहिए कि इंपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अनलेस प्राइसेस बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा इंपोर्ट करती है ताकि फीलिंग ये रहे कि हाँ कमी नहीं है। तो अदरवाइज जो है उत्पादन हो गया उसका दलहन का टोटल कितना उत्पादन अभी अब मेरे ख्याल से अराउंड 30 के आसपास पहुंच गया है, जो पहले 26-27 था। और हमारा रिक्वायरमेंट जो कमी जिसको हम मानते हैं उसको देखा जाए तो करीब 5 मिलियन टन हमारी ज़रूरत थी, जो पहले हम बाहर से मंगाने लगे थे। अब हम जो है उसको रिड्यूस करके 1-8 मिलियन टन मैक्सिमम शायद आता है। गुणवत्ता की तरफ तो काफ़ी, आप चाहे यहाँ पे भी जो देखेंगे कार्य को, तो गेहूं में भी अब गुणवत्ता की तरफ ज़्यादा जोर है। हमारी क्वालिटी, प्रोडक्शन नहीं, अब क्वालिटी को भी इम्प्रूव हमें करना होगा।
पौष्टिक तो कोई तत्वों की तो कोई कमी नहीं है, और प्रोटीन की मात्रा जो है, और सोयाबीन को भी अगर मान लें हम एज ए फूड क्रॉप, तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा हर दाल से दुगनी है। दालों में 20% है, सोयाबीन की 40%। तो और सोयाबीन भी अब इंडिया में काफ़ी नंबर 1 ऑयल सीड क्रॉप हो गई, जो कभी पहले सोयाबीन उगाते ही नहीं थे 50-60 साल पहले, और अब हम नंबर 1 प्रोड्यूसर जो ऑयल सीड में है, सोयाबीन का नंबर 1 हो गया, ग्राउंडनट को पीछे छोड़ के। तो पर उसको हम यूज़ कर रहे हैं जो ऑयल, और मैक्सिमम उसका जो ऑयल मील है वो एक्सपोर्ट हो रहा है एज ए फीड है, और करीब 5 बिलियन $US तक का एक्सपोर्ट हमारा है सोयाबीन का। ऑयल तो हम निकालते हैं ना, ऑयल की तो हमें ज़रूरत है, तो उसको तो एज ए ऑयल क्रॉप यूज़ कर रहे हैं। और बाकी जहाँ सोयाबीन ग्रो होती है वहाँ पे ये फूड क्रॉप है। आप यहाँ से देख लेते हैं, आप खाते होंगे, डिफरेंट यूजेस शुरू हो रहे हैं। पहले सोया नगेट्स शुरू हुए थे, अगर ध्यान हो तो। जी। और इसकी पॉपिंग कर सकते हैं, जैसे दाल मूंग की बनती है, उसी तरह से सोयाबीन की पॉपिंग इज़ वेरी टेस्टी, और 40% प्रोटीन है। और हमारे आज ज़रूरत हमें जो है वो हरित क्रांति की जो फूड सिक्योरिटी के लिए थी, वो ना हो करके अब हमारी ज़रूरत है हरित क्रांति न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की। हमारे सबसे ज़्यादा मात्र नंबर में जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे के, वो पौष्टिक आहार से जो है वंचित हैं, और प्रोटीन माल न्यूट्रिशन और जिंक आयरन की कमियां, विटामिन ए कमियों को अगर देखें तो आपका नंबर बच्चों का सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। करीब जो है मैं समझता हूँ कि 40% ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज आर माल नरिश टुडे इन आवर डे, और इसलिए उनकी स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है, या उनका ब्रेन अच्छी तरह डेवलप नहीं होता, पूरा वेट प्रॉपरली नहीं होता, हाइट पूरी नहीं आती, तो बचपन में क्योंकि पौष्टिक आहार नहीं मिलता। गेहूँ और धान देने की बात नहीं है, तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं कि अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में गेहूँ और धान और मक्के को दिया जा रहा है। और हमारा तो सुझाव ये भी है कि ये पौष्टिक आहार भी देने उसमें शुरू करें, पल्सेस को भी थोड़ा, अगर 5 किलो देते हो तो 1 किलो ये दो, 4 किलो वो दो। हरित क्रांति नहीं आती और गेहूँ और धान हम नहीं पैदा करते तो हम खाते क्या? और आपको खा तो हम रहे थे सर, पहले मिलेट्स ही खा रहे थे। आपको मालूम है कि जब हम मंगवा रहे थे तो 10 मिलियन टन मंगाते थे, और उसके लिए पैसा भी नहीं था, PL 480 में हमने मंगाया था। तो आज दुनिया को आप दिखा पाए हो कि हमने कृषि में तरक्की करके अपनी इतनी जो पॉपुलेशन 4 से 4.5 गुना बढ़ी है, उसकी जगह हमने 6 गुना जो है फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा 1 दिन मत खाओ हफ्ते में, ऐसे भी दिन थे। से आप करते, आप हर साल तो 15 मिलियन जो है पॉपुलेशन को ऐड करते हो। एक ऑस्ट्रेलिया हर साल ऐड करता है हमारे यहाँ, तो उसको कहाँ से खिलाते? तो वो तो पैदा किया, उसके साथ साथ ये नहीं कि बाजरा भी पैदा नहीं हुआ, पर लोगों को, फार्मर है वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा, वो जाएगा सस्टेनेबिलिटी की तरफ। उसके पास में अगर साधन है तो थोड़ा भी पानी मिला तो गेहूँ और धान की तरफ जाएगा, उसकी मार्केटिंग भी एश्योर्ड है, MSP भी मिला, और ये हरित क्रांति का एरिया है, तो यहाँ पे इसलिए वो आगे आए और उनकी अवेलेबिलिटी हो गई ज़्यादा, और एरिया जब बढ़ा उनका, तो एरिया बढ़ के कहाँ है बढ़ता? वो ज्वार का एरिया कम हुआ, बाजरे का एरिया कम हुआ, और एरिया कहाँ से आता है? एरिया तो फिक्स्ड है हमारा। डॉक्टर चाहूँगा, अगर हम कहते हैं कि ग्लूटेन मुक्त है तो वो गेहूँ नहीं है। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 है कि हम जो बात करते हैं, हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी गेहूँ में है, जो हमारा चपाती गेहूँ है, कठिया गेहूँ है, और जो खपली गेहूँ है। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ का इशू है उनके लिए खपली गेहूँ है, क्योंकि उसमें जो शुगर है वो स्लो रिलीज है, जो बाकी है उसमें थोड़ा फास्ट रिलीज है, स्लो रिलीज है।
बाकी ग्लूटेन के डिफरेंट एलील्स पे हम काम कर रहे हैं ताकि जो एलर्जी है या जो प्रॉब्लम है उसको हम कम से कम कर पाए। जी तो डॉक्टर साहब आप इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। जी जी और हमारी इस पर्टिकुलर बेल्ट में हरित क्रांति के जैसे आपने बताया कि सारी गेहूं और धान की ये बेल्ट होती थी जी और हर चीज़ के एक रेप्रिकॉशंस भी होते हैं। उसके बाद हुआ क्या कि हमारी जलवायु भी उससे बहुत प्रभावित हुई। जो वायु के साथ साथ जो जल की स्थिति है और पृथ्वी की जो अपनी उर्वरकता स्थिति है वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो पानी की स्थिति आप अपने करनाल में ही देख लें, अपने साथ के ज़िलों में पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इस कैथल बेल्ट में यदि आप देखें तो पानी अब 100 फीट से भी ज़्यादा गहरा चला गया है और पानी की अवेलेबिलिटी भी अब उतनी नहीं रही है। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र ये मिलेट्स का उत्पादन और जो हमारी फसलें जो ज़्यादा पानी लेते हैं जिसमें धान पर्टिकुलरली है, तो इनको हमें डाइवर्सिफाई तो करना ही पड़ेगा। और जैसा कि सर ने बताया कि ये जो मिलेट्स हैं ये प्रोटीन में और दूसरे मिनरल्स में बहुत रिच हैं, प्लस इनको अप्रिशिएट हमें करना ही पड़ेगा। इनकी लिवेबिलिटी भी बहुत है, इनको ये 20-20 साल तक भी खराब नहीं होते यदि इसको ठीक से इनकी मिलेट्स की फसल को रखा जाए तो। और ये मोटापे में भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इनके बहुत से गुण हैं और ऐसा नहीं कि ये मिलेट्स था नहीं पहले। हम सब जो अपनी जिनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि है वो तो सब इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित है कि सर्दियों में तो उनके घर में बाजरे से रोटी या बाजरे की खिचड़ी या बाजरे का कुछ ना कुछ तो बनता था। मगर आज वो चीज़ें निकल के फिर शहरों में आ गई हैं और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि जो हैफेड है हमारा, हैफेड में बाजरे के बिस्किट है, बाजरे के नूडल्स और कई तरह के व्यंजन वहाँ भी बनते हैं। तो अब उसी चीज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने इन्होंने एक बीड़ा उठाया है और हमने निसंदेह इन सारी चीज़ों से जो समस्याएं हमारी पैदा भी हो गई हैं उनके निदान के लिए भी डाइवर्सिफाई को मजबूती से लागू करना है। और इसमें जैसे अब की बार बाजरा है तो वो स्कीम हमने ऑलरेडी सरकार को भेजी हुई है और क्योंकि बजट हमारा 20 तारीख से विधानसभा का अधिवेशन भी शुरू हो रहा है तो घोषणाएं औपचारिक तौर पर तो तभी होंगी, बट उसके लिए हमने अच्छी स्कीम बनाई है और हम किसान को हर तरह से डाइवर्सिफिकेशन के लिए मदद करते हैं। हर तरह से मदद करते हैं, बीज से लेकर और उसकी मार्केटिंग तक की पूरी मदद करते हैं। और बाजरा भावांतर स्कीम के तहत पिछले साल हमने 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो मार्केट रेट है और जो MSP है उसके डिफरेंस को हमने दिया है और उससे पिछले साल 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से हमने बाजरा भावांतर स्कीम के दिया है। तो अब की बार हम बीज को भी और ज़्यादा सब्सिडाइज और यदि हमने मतलब अच्छे मुफ्त भी देना पड़ता है तो हम उसमें भी किसी तरह से सरकार और कृषि विभाग पीछे नहीं हटेगा। बट मिलेट्स को प्रोत्साहित करने में और किसानों को समझाने में इसको हम आगे से आगे लेकर आएंगे। और आज आप देख रहे हैं कि न केवल भारत के बल्कि विश्व की जो कृषि विभाग में बहुत बड़े योगदान की हस्ती हैं आदरणीय प्रोदा साहब हमारे बीच में हैं ही, तो ये हमें गाइड भी करेंगे समय समय पर। इनके मार्गदर्शन में हम अपने किसानों को भी कुछ समझाएंगे और आप लोग भी आज शामिल होना उसमें सब ये